हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज अपना टारगेट डे 5 और आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, मतलब आज मैं देख रहा था और मैंने देखा कि किस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले या फिर यूट्यूब चैनल वाले आपको इतनी बड़ी बड़ी स्लाइड्स और इतने बड़े बड़े टीचर्स लाके कि ये टीचर मेरा पीएचडी है और ये है वो है। मतलब आप विश्वास मानिए खुद यार, मतलब मैं खुद सोच रहा था कि फिजिक्स हमने 3 चैप्टर्स कराए लगभग 45 मिनट्स। मैं मानता हूँ चलिए 1 घंटा मान लीजिए, वैसे कोई भी लेक्चर मेरा 1 घंटे का नहीं है। मतलब विद एग्जाम्पल सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कराने में 45 से 50 मिनट्स लग रहे हैं एक चैप्टर के। और ठीक इसी तरीके से ये चैप्टर आधे घंटे का है या 40 मिनट का है वर्क डन वाला। तो इस हिसाब से मैंने जब हिसाब लगाया तो मैं खुद देख रहा हूं कि बच्चे को सिलेक्शन ना होने की वजह, मतलब बच्चे के सिलेक्शन ना होने की वजह, सबसे बड़ी वजह तो टीचर्स ही हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एक्सपांड कर करके चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। मतलब पीएचडी वाला टीचर ला दिया, उसने बस ये देखा टाइम एंड वर्क। अरे टाइम एंड वर्क के नाम से एक चैप्टर 9th में है और एक टाइम एंड वर्क के नाम से चैप्टर 11th में है। दोनों में धरती आसमान का अंतर है। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको समझना होगा कि आप किस लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं। ये उन टीचर्स को भी समझना होगा जो पीएचडी कर करके आपके सामने आ गए हैं। मतलब वो अपनी पीएचडी डिग्री तो आपके सामने दिखा सकते हैं, मतलब वो ये तो दिखा सकते हैं कि उन्हें कितनी इन डेप्थ नॉलेज है, लेकिन वो ये नहीं कर सकते कि आपको कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ानी है और आपके लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि डरने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा सिलेबस है नहीं जितना हुआ बना रखा है। आप ये मानिए फिजिक्स के 4 चैप्टर हैं आपके पास, 4 नहीं बल्कि 5 मान लीजिए। चलिए 5 चैप्टर्स हैं और अगर 45-45 मिनट का एक चैप्टर मान लिया जाए, मैं मानता हूं चलिए 1 घंटा भी दे दिया। वैसे ये वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर जो है, ये चैप्टर लगभग 40 मिनट का भी नहीं है। तो इस तरीके से 5 घंटे में आपकी 9th की फिजिक्स कंप्लीट हो जाती है। ठीक इसी तरीके से बात करते हैं 10th की, तो 5 से 6 घंटे बोलेगा, मतलब 10 घंटे की पूरी फिजिक्स नहीं है, 10 से 12 घंटे की फिजिक्स नहीं है। और इस 10 से 12 घंटे के अंदर आप ये मान के चलिए कि 7 से 8 नंबर, क्योंकि 25 नंबर की आ रही है तो 8 नंबर का वेटेज है। 10 घंटे में आप वो 8 नंबर गेन कर सकते हो। लेकिन आपको पढ़ाया क्या जाता है? 30-35 क्लासेस फिजिक्स की, 30-35 क्लासेस से भी ज्यादा, मतलब मैं, अरे 30-35 छोड़ो, 3-3 महीने बायोलॉजी चलती है। तो आप बताओ, क्या आपको मिसगाइड नहीं किया जा रहा है? क्या आप सिर्फ सोर्स नहीं बन गए हो कि फालतू की चीजें पढ़ते रहो? अरे एक बात बताओ, जो आपके सिलेबस में लिख के दिया है क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई पैटर्न, तो आप लोगों को पहले वो चीज़ पढ़नी है या फालतू की चीज़ें पढ़नी है? मैं मानता हूं कि बायोलॉजी से थोड़े से टॉपिक्स हटके आते हैं, लेकिन पहले जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के मार्क्स हैं वो तो एनसीईआरटी से एज इट इज उठ के आ रही है। तो आप क्यों नहीं उन मार्क्स को श्योर कर लेते हो? अगर 16-17 नंबर की फिजिक्स और केमिस्ट्री आ रही है तो एनसीईआरटी से 13 से 14 नंबर की एज इट इज उठ के आएगी। और टाइम कितना लग रहा है? 13 से 14 घंटे भी नहीं लग रहे हैं। मतलब 1 घंटे में आप 1 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो अगर आप शिद्दत से पढ़ लो तो। आपने देखा होगा, आप जाके देखो तो सही, मोशन वाला चैप्टर की वीडियो देख लो, 45 मिनट की वीडियो है। 47 या 48 मिनट की वीडियो किसकी है? बल तथा गति के नियम। और इसके अलावा कल गुरुत्वाकर्षण की वीडियो प्रोवाइड कराई थी, 40-45 मिनट की वो वीडियो है। तीनों वीडियो देख लो, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे। अगर कोई एक आध क्वेश्चन, इसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर तो लगाते ही हो, 1-1 घंटा में प्रीवियस ईयर लगा लो, जो क्वेश्चन अलग दिखे वो उसमें इंक्लूड कर लो। अब बताओ कहां से क्वेश्चन छोड़ दोगे आप? लेकिन भाई सीधी बात यही है कि टीचर्स को भी पता नहीं है कि किस तरह से क्या चीज़ें करवानी है, क्योंकि वो बस एक्सपर्टीज हासिल है, उन्होंने ग्रुप डी के पेपर तो दिए नहीं है, देना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस बंदे ने ग्रुप डी का पेपर दिया उसको ये पता है कि यहाँ अगर टाइम एंड वर्क आएगा या यहाँ ग्रेविटेशन आएगा तो वो किस लेवल का आएगा। अब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, आप 11th में जाके उठाइए, उसमें पलायन वेग भी पढ़ना है, ग्रेविटेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। जबकि 9th का चैप्टर उठाइए, उसमें इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है। इसलिए आप अपनी एनसीईआरटीज पे फोकस रहिए। बहुत हद तक क्वेश्चन इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर करने हैं और आप बड़ी आसानी से सिलेक्शन ले लोगे। सिलेक्शन ना होने की सबसे बड़ी यही वजह है कि आप लोग टू द पॉइंट कंटेंट नहीं पढ़ रहे हो। जो रियल में आने वाला है एग्जाम में, आप वो वाला कंटेंट नहीं पढ़ना चाह रहे हो। अगर आप वो वाला कंटेंट पढ़ोगे ना जो एग्जाम में आने वाला है, तो विश्वास मानिए आप कम इनपुट डाल के ज्यादा आउटपुट ले सकते हो और फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे उसके। और फ्रूटफुल रिजल्ट कैसे मिलेंगे? जैसे मैंने अभी बताया, कितने घंटे भाई, 1 घंटे का एक लेक्चर, उसके साथ साथ आप 1 घंटा अपना रिवीजन का दे लो, चाहे उसके प्रीवियस ईयर लगाने का ले लो, वो आपका है। लेकिन चैप्टर कंप्लीट कराने के लिए कितने? ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे किसकी? 9th की फिजिक्स को, और 5 घंटे या 6 घंटे आपकी 10th की फिजिक्स को। ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा 15 घंटे, और 15 घंटे के अंदर मार्क्स कितने श्योर हो गए? 8।
तो 1 घंटा या 2 घंटे में अगर आपके 1 मार्क्स बढ़ रहा है तो इससे बढ़िया आउटपुट रिजल्ट और कहां मिल सकते हैं? क्या इस जीके से आपको रिजल्ट मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे ना। इसलिए भैया बार बार कह रहा हूं, जो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए हैं उन लेक्चर्स को शिद्दत के साथ देख लो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने 45 मिनट में एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स प्लस कॉन्सेप्ट्स करा दिए, तो आप प्रीवियस ईयर नहीं लगा सकते हो, क्योंकि सारे उसी पे बेस्ड हैं। आप 1 घंटे में प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, तो ओवरऑल अगर मान के चले तो आप 30 से 40 घंटे लगा के, और वो अपने जो 8 मार्क्स हैं वो फिजिक्स के और 8 फिजिक्स के और 8 ही मार्क्स केमिस्ट्री के कंफर्म कर सकते हो, बल्कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ज़्यादा ही आएगी। इसलिए आप ये मान के चलिए कि 15 से 18 नंबर आप सिर्फ और सिर्फ 60 घंटे पढ़ाई करके, 60 घंटे आपका भी इंक्लूड कर दिया मैंने, बड़ी आसानी से गेन कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है। टीचर्स तो आपको हुआ बना के पढ़ाते हैं और बच्चा देख के डर जाता है कि यार टाइम एंड वर्क का है, 4 घंटे का लेक्चर है, 5 घंटे का लेक्चर है, या वर्क एंड एनर्जी 3 घंटे में करा रहा है आदमी, तो बच्चा डर जाता है यार इतना सारा कहा, अभी तो इतना सारा सिलेबस करना है। जबकि वो बच्चा ही अगर हमारे चैनल पे आ जाए और वो ये देख ले कि साला 45 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो वो धड़क से आके सिलेबस कंप्लीट करेगा और पेपर में जाके पेपर निकाल लेगा। समझ आ रही है ना? पेपर में जाके उसके क्वेश्चंस भी फंस जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि टू द पॉइंट जो कंटेंट मिल रहा है उस चीज की रिस्पेक्ट करो, और जो चीजें बताई जा रही हैं उन चीजों को फॉलो करते चलो, सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। और आज इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आज ही वो दिन है जिसका इंतजार था, और आज आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स अपनानी है, कौन कौन से फंडे अपनाने हैं। तो विश्वास मानना, उस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा। और आज नहीं तो कल जब मैं बताऊंगा उस वीडियो में कब टेस्ट लगाना है, जिस तरीके से बताया जाए उस तरीके से आप टेस्ट लगाना, 100% आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। और ना दिखे तो फिर आप लोग बताना कि भैया इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। लेकिन ये गारंटी है, चाहे साले आपके 4 ही नंबर बढ़े, 5 ही नंबर बढ़े, लेकिन इंप्रूवमेंट दिखना तय है। मतलब इंप्रूवमेंट दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन एक शर्त है, वो वीडियो अगर मैं दे रहा हूं तो उस वीडियो को अगर 10,000 बच्चे देख रहे हो तो कम से कम 8,000 लाइक होने चाहिए, और अगर 50,000 देख रहे हो तो 10, 15,000, 20,000 लाइक्स देने। अगर आप लाइक तक नहीं कर पाओगे, आगे मैं वैसी वीडियो नहीं प्रोवाइड कराऊंगा। अभी बहुत कुछ है देने को कंटेंट। चलिए यहां पर बात करते हैं जल्दी से। स्टैटिक जीके में जो आपके टारगेट्स हैं वो प्रमुख संवैधानिक अधिकारी शपथ पत्र। कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा कि कौन सा अधिकारी किसको शपथ पत्र देता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर राष्ट्रपति है तो उसको शपथ कौन दिलवाएगा, या प्रधानमंत्री है उसको शपथ कौन दिलवाएगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको होने चाहिए। या प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र सौंपना चाहे तो किसे त्यागपत्र सौंपेगा, लोकसभा का अध्यक्ष किसे त्यागपत्र सौंपेगा, उसे कौन शपथ दिलवाएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन है बहुत पूछे जाते हैं, ये आपको करना है। सेवानिवृत्ति की आयु, इसका मतलब क्या है? रिटायरमेंट, वही जो आप पढ़ते हो कि 65 वर्ष या 6 वर्ष में से कौन सा पहले हो जाए। इस तरह से अलग अलग की राष्ट्रपति की रिटायरमेंट की आयु क्या है, पीएम की क्या है, इस तरह से जितनी भी चीजें हैं ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन बता दो चलो यहीं पे, क्या प्रधानमंत्री के लिए भी कोई सेवानिवृत्ति की आयु रखी गई है? सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की आयु रखी गई है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। न्यूनतम आयु कि लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए आपको कितनी न्यूनतम आयु चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से बाकी चीजें कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु चाहिए। चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, मैं आप लोगों को पहले से ही बताता रहा हूं, पुरुषों से ज्यादा 100 गुना इंपॉर्टेंट होता है जो महिलाएं चर्चा में होती हैं। इसलिए आप लोग इस चीज को करोगे, मैं इसका कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला हूं। प्रमुख खेलों के आयोजन स्थल एवं वर्ष, कौन सा खेल किस साल होने वाला है। जैसे कि टोक्यो ओलंपिक हो गया 2021 में, अगला कहां होगा? पेरिस में, उससे अगला कहां होगा? लॉस एंजलिस में। तो इनके ट्रिक्स होते हैं, जैसे टपला से याद रख लिया, टपला, टा से टोक्यो 2021 का हो गया, 24 का कहां होगा? पेरिस में, और ला से लॉस एंजलिस में 28 का होगा। इसी तरीके से आगे के भी याद कर सकते हो, तो मैंने उसमें लिख रखा है, आप लोग याद कर लेंगे। बहुत अच्छे से वो चीजें याद करनी है और वो आती ही हैं, ये याद रख लेना। और जो 2022 में हुई है वो तो पूछी ही जाएंगी, इसके साथ ये भी पूछा जाएगा कि वो कहां हुआ है। जैसे ओलंपिक कहां हुआ, फीफा वर्ल्ड कप 2018 में कहां हुआ था, 2022 में कहां होने वाला है, ठीक है। महिला हॉकी वर्ल्ड कप कहां हुआ था, अगर 2022 में हुआ है तो कंफर्म है पूछना ही पूछना है।
इस तरह की चीजें जरूर से जरूर करनी है। इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ अप्रैल, अप्रैल की इंपॉर्टेंट डेट और मई की इंपॉर्टेंट डेट करनी है। शीतकालीन ओलंपिक आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस ये देख लेना कहाँ हुआ है और थीम क्या थी। 2022 का इतना सा है, मतलब ज्यादा नहीं पढ़ना है। हमारे लिए जो समर ओलंपिक होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, विंटर ओलंपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता है ज्यादा। 12वां वर्ल्ड कप 2019, क्योंकि 23 में होने वाला है, इसलिए 2019 से बस अब इतना सा कंटेंट याद रखना है कि कहाँ हुआ था, कौन विजेता था, कौन रनर अप था, बस इतनी चीजें याद रखनी है, इससे ज्यादा आप लोगों को याद नहीं रखना है। साइंस में बात करूं तो साइंस में मैंने प्रमुख उपकरण एवं इनके कार्य दे दिया है कि कौन सा उपकरण क्या करता है। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि ओडोमीटर का क्या यूज है, या ओडोमीटर क्या मापता है, स्पीडोमीटर क्या नापता है, फेदोमीटर क्या नापता है, इस तरह की जो चीजें हैं वो आती ही हैं। एक उपकरण कंफर्म आता है, ये एनसीईआरटी से हटके है जो चीजें आती हैं तो वो मैं स्टैटिक में कराता ही हूं आप लोगों को, तो एनसीईआरटी करनी ही है। वहां से जो क्वेश्चन फंसेंगे वो एज इट इज फंसेंगे, और उसके अलावा जो चीजें आती हैं वो आप लोगों को कराई जा रही हैं। तो प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य ये एनसीईआरटी से बिल्कुल हटके हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में उतने उपकरण नहीं दे रखे हैं जितने आते हैं, तो वो आपको कराए जा रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रमुख नियम एवं सिद्धांत, एक जगह पे सारे नियम लिखे हुए हैं कि पास्कल का नियम क्या है, बोयल का नियम क्या है, न्यूटन के नियम क्या है, सारे के सारे, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है, जितने भी आपके लिए नियम हैं इंपॉर्टेंट वो एक जगह लिख के दे दिए गए हैं। तो इन नियमों को आप लोग पढ़ोगे, क्योंकि क्या आता है क्वेश्चन सीधा आ जाएगा, निम्नलिखित में से पास्कल का नियम है, नीचे लिखा हुआ होगा, या पास्कल के नियम का स्टेटमेंट दे रखा होगा, नीचे पूछेगा किस चीज का नियम है, आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, उसके भार में कमी, किसका नियम है, नीचे आंसर देना होगा आप लोगों को। तो समझ गए ना किस तरह क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आ गया क्लास 9th चैप्टर नंबर 11 टाइम वर्क एंड एनर्जी। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसका लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा 30 से 40 मिनट के अंदर, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर लेक्चर ना भी जाए तो कुछ चीजें समझ लो, मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले बस वर्क डन आपको समझ आना चाहिए। तो वर्क डन क्या होता है, बस अब देखो यहाँ ज्यादा नहीं समझाऊंगा, बस इतना समझ लो। साइंस की लैंग्वेज में जो कार्य है वो बहुत अलग है। आपको लग रहा होगा मैं टीवी देख रहा हूँ बैठे बैठे, या कोई काम कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि वो काम हो रहा है, या मान लीजिए आप किसी पेड़ पे चढ़े और फिर उतर गए, आपको लगा मैंने तो बहुत सारा काम कर लिया, जबकि फिजिक्स की लैंग्वेज में आपने कोई काम नहीं किया। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें आपको लगेगा कि मैंने बहुत काम किया लेकिन रियल में काम नहीं किया। अच्छा ये बताओ, मैं 100 किलो का वजन लेके चला जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप बताओ क्या मैंने कोई कार्य किया या नहीं किया, ये जरूर से जरूर बताना। और जीरो वर्क डन की कंडीशन से एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में क्या चीजें आती हैं। तो जीरो वर्क डन का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो एग्जाम्पल आप लोगों को सारे के सारे बताने हैं। जैसे कि देखो, कार्य तभी होगा जब कोई फोर्स काम कर रहा हो या वस्तु विस्थापित हो रही हो। जैसे ये है, अब मैं इसे खूब खींच रहा हूं, मैंने इस पर फोर्स तो लगाया, लेकिन क्या ये अपनी जगह से हटी, क्या ये डिस्प्लेस हुई, नहीं हुई ना, इसलिए मैंने यहां पे कोई काम नहीं किया। ठीक है, इसी तरीके से यहां मैंने इस पे फोर्स लगाया, देखो ये हट गई आगे, यहां मैंने काम किया। और जब W इज इक्वल टू, ये लिखते हैं ना, W इज इक्वल टू F डॉट ds या Fs, इसे कहते हैं Fs cos थीटा। इसका मतलब होता है कि ये जो थीटा एंगल है ये F और S के बीच का है, और अगर ये 90 हो गया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब किन किन केसों में 90 होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं अगर कोई चीज लेके यहां खड़ा हूं तो मेरा फोर्स कहां लग रहा है बताओ, नीचे की साइड। जब ये भार, अरे भार भी तो एक तरीके का फोर्स है, ये कहां लग रहा है, नीचे की साइड। और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ जरा। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, आपको अगर इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। समझ आ गई? तो जीरो वर्क डन का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपने ये वाला एग्जांपल दे दिया, अब कोई बंदा किसी 20 मंजिला इमारत पे चढ़ा और फिर वो उतर गया, आप बताओ टोटल कितना कार्य हुआ। देखो चढ़ने में तो उसने कार्य किया, अब मैं कह रहा हूं टोटल कार्य, तो जितना उसने चढ़ने में किया फिर निगेटिव, तो उसका ओवरऑल विस्थापन तो जीरो हो गया ना। देखो जब वो ऊपर गया था तब तो मान लिया कि विस्थापन हुआ, लेकिन जब वो फिर नीचे आ गया तो क्या मतलब रह गया, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, इसलिए कार्य की वैल्यू जीरो हो गई। जबकि रियल में लग रहा है कि ये बहुत काम करके आया है। इसलिए आपको साइंस की लैंग्वेज में समझना होगा कि कार्य क्या चीज होती है। ठीक है, इसी तरीके से एनर्जी है, फिर तो एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा है दो भागों में बांटी जाती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का योग जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, मतलब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है 12 mv², इसे p²/2m से भी दिखा देते हैं। कैसे आता है, क्या होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। यहां से भी वो वाले क्वेश्चन आते हैं कि अगर संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को ग्रेविटेशन में कराए हैं, ऐसे ही वाले क्वेश्चन करा देंगे अगर आप लोग कहोगे तो। पोटेंशियल एनर्जी है mgh, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सीधी सीधी है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आपने क्या पढ़ा यार, W बराबर पढ़ा F.ds, यही तो पढ़ा। ये क्या है, विस्थापन है। जब ऊपर नीचे करोगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, F की जगह तो आ गया mg और ds की जगह क्या आ जाएगा h, तो mgh आ गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरीके से वर्क डन का एक फॉर्मूला आता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसे क्या कहते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। बता देना जरा, मुझे पता नहीं है कि इसे कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं क्या नहीं, लेकिन वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है W बराबर हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग निकालते हैं। इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज होता है। और बस P बराबर W/T होता है, मतलब वही कार्य करने की दर को क्या कहते हैं हम, शक्ति कहते हैं। तो शक्ति P बराबर W/T होता है, तो P बराबर mgh/T हो गया। बस इस फॉर्मूले पे ही सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। मतलब 30 मिनट का चैप्टर है नहीं, 30-40 मिनट का, बस इतना ही है। बड़ी आसानी से आप लोग निपटा लोगे। तो अगर आपने नहीं किया है तो आप लोग जरूर जरूर कर लेना। आज टारगेट इसलिए कम दे रहे हैं कि इन्हें जल्दी से निपटा के और फिर जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊं उस तरीके से रिवीजन करके और फिर आप लोगों को टेस्ट देना है। टेस्ट कब देना है, क्या करना है, वो आज की वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा, जिस वीडियो में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूं बार बार कि उस वीडियो को प्लीज सपोर्ट कर देना। अगर मुझे उस पर 10,000 लाइक्स नहीं मिले तो मैं फिर आगे उस एनर्जी के साथ आपके साथ नहीं लगा रहूंगा। अरे जब 50,000 लोग देख रहे हो तो 10,000 लाइक नहीं हो सकते। जब 20,000 लोग, कम से कम जितने टेलीग्राम में है वो लोग तो लाइक कर सकते हो। चलो बाहर का आदमी है, वहां पे 10 लोग देख रहे हैं, उसमें से 2 लोग लाइक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अपने हैं वो लोग लाइक नहीं करते, तब गुस्सा आता है। ठीक है, तो उस चीज को जरूर से जरूर फॉलो करना। और हाँ, अगर कोई बंदा सपोर्ट करना चाहता है, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज तो भूल ही गए, 18 महीने का पास आ चुका है। अगर किसी को भी टेक्स्ट बुक का पास लेना है 18 महीने का, इस टाइम पे 375 या 74 रुपए में आपको 18 महीने का पास मिल जाएगा, जो आप लोगों को पता है कितना कॉस्टली हो रखा है। तो अगर कोई लेना चाहता है तो इस टाइम पे ले सकता है। GSP 10 यूज करोगे, कैसे लेना है, क्या करना है, वो मैं आज वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर, और कहाँ टेस्ट देने हैं, क्या होना है, वो सारी की सारी बातें मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो GSP 10 यूज करना और ये सपोर्ट करना है। 75 35 91 12 71 ये नंबर है, इस पर आप पेटीएम कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे। अगर आपको मेहनत पसंद आती है तो आप लोग हेल्प कर सकते हो। तो मैथ्स में बेसिक ऑफ RS अग्रवाल, मैथ्स में विद ऑल एग्जांपल, ये किस चीज के हैं यार, ये तो लिख दो, HCF एंड LCM के। HCF और LCM के आप लोगों को एग्जांपल करने हैं। ज्यादा टारगेट इसलिए नहीं दे रहा हूं, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि भैया आज का जो दिन है इसे जल्दी से कंप्लीट करके आज की रात भी आप लोगों को रिवीजन करना है, कल भी रिवीजन करना है, और फिर कल की इवनिंग में टेस्ट देना है, शायद वो मैं बताऊंगा कब देना है, और फिर उसका एनालिसिस भी करना है, बहुत ज़्यादा जरूरी। मतलब अभी हम उस चीज़ पे भी बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। तो HCF एंड LCM RS अग्रवाल के एग्जाम्पल्स कर लेना मैथ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। 15 से 20 10 क्वेश्चन है उसमें, 10 से 15, और सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर रह रहे हैं जो मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। रीजनिंग में जो वर्ड फॉर्मेशन है उससे क्वेश्चन आया तो नहीं है, लेकिन फिर भी 4-5 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ये रहेगा कभी आ जाए तो आप कर सको। वर्ड फॉर्मेशन कुछ नहीं होता है, एक दे देगा बहुत लंबा वर्ड, उससे पूछ लेगा कि क्या ये वर्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता है, वो आप क्वेश्चन कर ही लेते हो। मतलब 15-20 दे देगा और नीचे देगा क्वेश्चन कि क्या ये वर्ड बन जाएगा। और कई बार क्या होगा कि वो वाला वर्ड उसमें होगा ही नहीं, मान लीजिए ऊपर आई है ही नहीं, नीचे आई वाले वर्ड दे दिए, तो आपको बताना होगा कौन सा वर्ड बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, बस। और इसके अलावा है डेविएशन ऑफ फिगर, आकृतियों का विचलन। इसमें क्या है, 3 आकृति दिखा रखी होंगी, ऐसे घूम रही है, ऐसे जो भी हो रहा है, और चौथी आकृति को आपसे पूछेगा कि कौन सी होगी, तो आकृतियों का विचलन ये करना है और एम्बेडेड फिगर करना है। बस इतना ही आप लोगों का टारगेट है, और ये आप टारगेट कंप्लीट करिए। और विश्वास मानिए, अगर आप एक राइट डायरेक्शन में चलते रहे और एक सही गाइडेंस में आप लोग रहे तो कोई भी बड़ी बात नहीं है इस एग्जाम को क्लियर करना। क्यों? क्योंकि जितने भी अलग टाइप के क्वेश्चंस ग्रुप डी में आ रहे थे, रीजनिंग वगैरह आपकी बहुत अच्छे से चल रही है। और देखो, कम टाइम में ज्यादा कंटेंट करना, यही इस टाइम पे स्मार्ट स्ट्रेटजी है और यही आप लोगों की समझदारी है। तो चलेंगे, फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर। प्लीज पूरा सपोर्ट बना के रखो यार, वीडियोज को लाइक वाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है, और दूसरे लोगों तक शेयर कर सको तो करो। लेकिन जो वीडियो आ रही है उसको जरूर करना, इसको करो या मत करो, इससे कोई मतलब नहीं है। उस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर लाइक करना, शेयर करना। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एडवांस में, थैंक यू सो मच, टेक केयर।